प्रतिकृति या रेप्लिकेशन है जिससे प्रतिकृति रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन वर्ड का मतलब होता है डीएनए से नया डीएनए बनने की जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं प्रतिकृति या रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है या प्रतिकृति की जो प्रोसेस है वो अर्ध संरक्षी प्रकृति की होती है। प्रतिकृति जो है उसका नेचर अर्ध संरक्षी होता है। सेमी कंजर्वेटिव मेथड, सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव जो मेथड है इस टर्म का मीनिंग है, इसकी सेमी कंजर्वेटिव मेथड का मतलब है या अर्ध संरक्षित प्रतिकृति का मतलब है कि इस मेथड के अंदर क्या होगा, जो एक डीएनए है, जैसे हमारा ये पैटर्नल डीएनए है और ये पुराना डीएनए है। इस डीएनए से दो नए डीएनए बनेंगे। अब दो नए डीएनए जो इसके अंदर बनेंगे, दो न्यू डीएनए जो इसके अंदर बनते हैं, उनमें एक स्ट्रैंड तो पैटर्नल डीएनए से आएगा और एक स्ट्रैंड या एक रज्जु जो है वो नया बनता है। यानी इसका रेप्लिकेशन हुआ। रेप्लिकेशन की प्रोसेस में क्या होगा, ये एक स्ट्रैंड है इसका और ये इसका, हम इसकी डायरेक्शन अभी लेते हैं। एक स्ट्रैंड है 5' to 5', और ये वाला स्ट्रैंड हो जाएगा फिर 5' to 3'। ये जो 3' से 5' वाला स्ट्रैंड है ये अलग हुआ रेप्लिकेशन में। दूसरा फिर 5' से 3' वाला अलग हुआ। ये सब जो है हमारा 5' to 3' वाला स्ट्रैंड। तो ये जो पुराना डीएनए था इसको हम बोलते हैं पैतृक डीएनए या पैटर्नल डीएनए। पैतृक डीएनए है या पैटर्नल डीएनए इसको बोलेंगे। इससे जब नए डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, डीएनए से नए डीएनए जब बन रहे हैं, दोनों स्ट्रैंड इनके सेपरेट हुए। दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होने के बाद अब इनमें नए स्ट्रैंड बनते हैं। तो पुराने थे, इनके साथ में नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से स्ट्रैंड बनेंगे। एक स्ट्रैंड इसमें बन गया, एक स्ट्रैंड इसमें बन गया। इस स्ट्रैंड की डायरेक्शन होगी 5' to 3'। ये वाला जो स्ट्रैंड बना है इसकी डायरेक्शन होगी 3' to 5'। तो नए जो डीएनए बने हैं, ये जो हमारे पास नए डीएनए हैं या इन्हीं को बोलते हैं डॉटर डीएनए, पुत्री डीएनए भी इनको बोला जाता है। नए बनने वाले डीएनए में एक स्ट्रैंड पैतृक डीएनए से आता है और एक स्ट्रैंड नया बनता है। इसे ही रेप्लिकेशन की अर्ध संरक्षी प्रकृति या सेमी कंजर्वेटिव मेथड कहा जाता है। इस टर्म का मीनिंग याद रखना है। सबसे पहले तो अर्ध संरक्षी प्रकृति का मतलब क्या है, नए बनने वाले डीएनए के अंदर जो एक स्ट्रैंड है या एक रज्जु है पुराने डीएनए से आता है, पैतृक डीएनए से आता है, और एक स्ट्रैंड या रज्जु नया बनता है, जिसे हम डीएनए प्रतिकृति की अर्ध संरक्षी प्रकृति या सेमी कंजर्वेटिव मेथड के नाम से इसको हम जानते हैं। अब यहाँ अर्ध संरक्षी या सेमी कंजर्वेटिव नाम क्यों दिया, क्योंकि जो ये नया डीएनए बना है इसमें आधा डीएनए पुराना है, यानी आधे का संरक्षण हुआ है, इसलिए इस मेथड को बोला है अर्ध संरक्षी प्रकृति। इसके बाद मैंने बताया था माइटोसिस मियोसिस दोनों के अंदर ये होगा। मेनली ये जो स्टेज इसका फॉर्मेशन होता है इंटरफेज स्टेज होती है। उस इंटरफेज स्टेज में एस फेज होती है, 3 फेज होती है, G1 S G2। तो एस जो फेज है उसके अंदर डीएनए की प्रतिकृति होगी। कोशिका विभाजन की एक स्टेज है इंटरफेज, अंतरावस्था भी इसको बोला जाता है। अंतरावस्था के अंदर एस फेज जो पाई जा रही है, एस जो अवस्था होती है उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होगा या डीएनए की प्रतिकृति होती है। एस फेज के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट होगी।
अब जो हमने ऊपर पढ़ा है कि डीएनए की जो रेप्लिकेशन है वो किस नेचर का है, अर्ध संरक्षी। तो इसको समझाने के लिए या इसको सिद्ध करने के लिए साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए। तो साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट के बेस पर बताया कि डीएनए की जो प्रतिकृति है वो अर्ध संरक्षी नेचर की होती है। तो नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारी, डीएनए के रेप्लिकेशन। डीएनए के रेप्लिकेशन की अर्ध संरक्षी प्रकृति का प्रायोगिक प्रमाण, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। यानी डीएनए की जो प्रतिकृति है वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर की है। इसे सिद्ध करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया। उस एक्सपेरिमेंट के बारे में हमें इसके अंदर अब पढ़ना है। इस एक्सपेरिमेंट को करने वाले जो साइंटिस्ट थे, इस एक्सपेरिमेंट को करने वाले साइंटिस्ट का नाम है, दो साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को किया। 1958 में किया था। पहला तो इसके अंदर ईयर याद रखना है, ये एक्सपेरिमेंट किया गया 1958 में। साइंटिस्ट जिन्होंने इसको किया, मैथ्यू मेल्सन, मेसल्सन भी बोल सकते हैं, मेल्सन भी बोल सकते हैं, दोनों इसके नाम है, मैथ्यू मेसल्सन व फ्रैंकलिन स्टॉल, व फ्रैंकलिन स्टॉल। इन दो साइंटिस्ट ने डीएनए के रेप्लिकेशन की सेमी कंजर्वेटिव नेचर को समझाने के लिए एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट किया था 1958 के अंदर। अब इन्होंने क्या किया इसको समझाने के लिए कि डीएनए के असर मेथल्सन स्थान ने एक्सपेरिमेंट के अंदर एक तो लिया इसमें इकोलाई बैक्टीरिया। अब इकोलाई के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, चीरिया कोलाई इसका पूरा नाम है। इकोलाई बैक्टीरिया को लिया और इकोलाई बैक्टीरिया को उनके द्वारा लिया गया था ई कोलाई बैक्टीरिया। चीरिया कोलाई बैक्टीरिया को लिया। इस ई कोलाई बैक्टीरिया को लैब के अंदर संवर्धन माध्यम या कल्चर मीडियम में ग्रो किया। कोलाई बैक्टीरिया को लिया, उसे लैब के अंदर संवर्धन माध्यम के अंदर ग्रो किया। अब ये जो संवर्धन माध्यम था, इसके अंदर प्रेजेंट था NH4Cl। कल्चर मीडियम बोलते हैं जो संवर्धन माध्यम है, उसे किस नाम से जाना जाता है, कल्चर मीडियम के नाम से। एक सेकेंड रुक लेना। कल्चर मीडियम इकोलाई बैक्टीरिया को ग्रोथ कराने के लिए लिया गया संवर्धन माध्यम है। कल्चर मीडियम ऐसे मीडियम को बोलते हैं जिससे न्यूट्रिशन लेकर बैक्टीरिया अपनी संख्या को बढ़ाता है, उसे हम बोलते हैं संवर्धन माध्यम या कल्चर मीडियम। यहाँ जो कल्चर मीडियम लिया है वो कौन सा लिया है, जिसमें NH4 है, अमोनियम क्लोराइड, यानी ऐसा कल्चर मीडियम जिसमें अमोनियम क्लोराइड प्रेजेंट है, उसके अंदर इन इकोलाई बैक्टीरिया की ग्रोथ कराई। अब पहली बार जब इन्होंने जो कल्चर मीडियम लिया, उसके अंदर जो NH4Cl में जो नाइट्रोजन है, ये नॉर्मल नाइट्रोजन थी। यानी इस कल्चर मीडियम के अंदर, ये वाला जो कल्चर मीडियम दिख रहा है, इसमें जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है नॉर्मल थी या सामान्य नाइट्रोजन थी। सामान्य नाइट्रोजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं N14। नॉर्मल नाइट्रोजन इस कल्चर मीडियम के अंदर थी, N14 वाली नाइट्रोजन इसके अंदर थी। फिर नेक्स्ट जो लिया संवर्धन माध्यम इसके पहला तो एक्सपेरिमेंट किया, तो इकोलाई ने इस कल्चर मीडियम से न्यूट्रिशन लिया, पोषण को लिया, और ये जो नाइट्रोजन है, जनरल नाइट्रोजन, उसके अंदर एंटर हुई, क्योंकि कल्चर मीडियम में वो ग्रोथ करता है, तो ये नॉर्मल वाली नाइट्रोजन या N14 जो नाइट्रोजन है वो इसके अंदर क्या हो जाती है, एंटर हो जाती है। सेकेंड जो उसने किया, इकोलाई जो बैक्टीरिया है,
उनको वही संवर्धन माध्यम या कल्चर मीडियम के अंदर ग्रो किया। संवर्धन माध्यम में वही NH4Cl प्रेजेंट है। अब ये जो NH4Cl वाला मीडियम है, इसमें जो नाइट्रोजन थी वो रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन थी। यानी ऊपर जो थी ना वो तो नॉर्मल नाइट्रोजन थी, जिसको हमने बोला N14। यहाँ पर जो नाइट्रोजन यूज में ली गई वो कौन सी थी? रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन। रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं N15। पहले वाले कल्चर मीडियम के अंदर जब उन्होंने ग्रो किया तो उसके अंदर क्या हुआ, नॉर्मल नाइट्रोजन थी तो इकोलाई में नॉर्मल नाइट्रोजन आई। दूसरा एक्सपेरिमेंट जब किया तो कल्चर मीडियम में नाइट्रोजन रेडियो एक्टिव थी। तो इकोलाई जो बैक्टीरिया है, नए जो इकोलाई बैक्टीरिया बने, उन नए बनने वाले इकोलाई बैक्टीरियाओं में कौन सी नाइट्रोजन पहुंच जाती है? N15। जिस तरह के कल्चर मीडियम में हम ग्रो करेंगे उस तरह की नाइट्रोजन उन इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर पहुंच जाती है। अब रेडियो एक्टिव जो नाइट्रोजन है, या आइसोटॉप रेडियो एक्टिव की जगह हम बढ़ ले भारी, यानी एक तो नॉर्मल नाइट्रोजन थी और एक कौन सी थी? भारी नाइट्रोजन। N15 जो है उसको हम क्या बोल सकते हैं? भारी नाइट्रोजन। यानी एक्चुअल रेडियो एक्टिवता नहीं थी, बुक्स में रेडियो एक्टिवता लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या था? भारी था। ये N14 हल्का नाइट्रोजन और N15 कौन सा था? भारी नाइट्रोजन। तो रेडियो एक्टिव की जगह हम वर्ड ले सकते हैं यहाँ पर भारी नाइट्रोजन, है ना। एक सामान्य नाइट्रोजन है और एक कौन सी है? भारी नाइट्रोजन। दो तरह की नाइट्रोजन का इसके अंदर क्या किया था? यूज इनके द्वारा लिया गया। सेकंड वाली जो है भारी वाली को बोला हमने N15, और नॉर्मल वाली हल्की जो नाइट्रोजन है उसको क्या बोल दिया? N14 बोला है। इसके बाद क्या किया, जब दोनों तरह के इकोलाई वाले बैक्टीरिया हमको मिल गए, अब जो हमारे पास इकोलाई बैक्टीरिया है, कुछ इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर तो कौन सी नाइट्रोजन है? N14। और कुछ इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर कौन सी पाई जा रही है? N15। एक सामान्य नाइट्रोजन या हल्की नाइट्रोजन, और इसी का एक आइसोटॉप है, समस्थानिक है, भारी नाइट्रोजन। तो दो तरह की नाइट्रोजन वाले इकोलाई बैक्टीरिया हमारे पास प्रेजेंट है। इसके बाद क्या करते हैं, दोनों तरह के बैक्टीरिया को मिलाया, और अब इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर एक भारी डीएनए अणु, अब देखो इसके अंदर क्या है, इकोलाई में जैसे ये बैक्टीरिया में इस तरह के डीएनए मॉलिक्यूल हमको मिले। यानी इकोलाई जीवाणु किसको देख रहे हैं हम? इकोलाई बैक्टीरिया के डीएनए को। इसके अंदर क्या होता है, भारी नाइट्रोजन वाले संवर्धन माध्यम में जिसको उगाया, N15 वाले कल्चर मीडियम में जिनको ग्रो किया, उस इकोलाई बैक्टीरिया के दोनों स्टैंड में, ये डीएनए है इकोलाई बैक्टीरिया का, इस इकोलाई बैक्टीरिया के दोनों स्टैंड के अंदर क्या प्रेजेंट थी? N15। यानी इस स्टैंड में भी N15 है और इस स्टैंड में भी N15 है। और ऐसे इकोलाई बैक्टीरिया जिनको हमने ग्रो किया N14 वाले कल्चर मीडियम में, जिनको N14 वाले कल्चर मीडियम के अंदर ग्रो किया गया, उसके जो दोनों स्टैंड थे उसमें N14 प्रेजेंट। अब ये जो दोनों स्टैंड है ये भी N14 वाला स्टैंड है, ये भी जो दिखाई दे रहा है ये N14 है। ये स्टैंड इसमें N15 प्रेजेंट है, और इस वाले के अंदर भी क्या प्रेजेंट है? N15 प्रेजेंट। यानी ये इस तरह के इकोलाई बैक्टीरिया हैं जिनके डीएनए में दोनों स्टैंड में, दोनों रज्जुओं में क्या प्रेजेंट है? भारी नाइट्रोजन N15। ये इस तरह के इकोलाई हैं जिनके डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में, दोनों रज्जुओं में क्या प्रेजेंट है? N14 नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अब ये N14 N15 जो नाइट्रोजन है, इनको अपन सेपरेट करने के लिए भी कैसे पहचानेंगे कि ये भारी नाइट्रोजन वाला इकोलाई है या ये हल्के नाइट्रोजन युक्त डीएनए वाला इकोलाई है?
उसके लिए इनका क्या कराया जाता है, एक सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड होता है, हिंदी में बोलते हैं हम अपकेंद्रण। अपकेंद्रण या सेंट्रीफ्यूगेशन। अपकेंद्रण विधि का उपयोग करके या सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का उपयोग करके हम भारी डीएनए अणु, अब ये वाला जो दिख रहा है ना ये भारी है, ये वाला जो हमको दिख रहा है ये कौन सा डीएनए अणु हो गया, भारी डीएनए अणु, क्योंकि इसके अंदर 915 प्रेजेंट है। और ये वाला जो डीएनए दिख रहा है ये कौन सा अणु है, हल्का डीएनए अणु। तो अपकेंद्रण या सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से हम भारी डीएनए अणु और सामान्य डीएनए अणु जो है उनको अलग अलग पहचान सकते हैं। अपकेंद्रण विधि का उपयोग हम भारी डीएनए अणु, भारी का मतलब होता है N15, जिसमें क्या मिल रहा है N15, व हल्के डीएनए अणु, हल्के डीएनए अणु N14, इनको अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग पहचान सकते हैं। जिन बैक्टीरिया के अंदर भारी डीएनए अणु है उनको हम अलग निकाल सकते हैं, जिन बैक्टीरिया में हल्के डीएनए अणु है उनको हम अलग निकाल सकते हैं। जिस विधि का यूज करेंगे अपकेंद्रण या सेंट्रीफ्यूगेशन कहलाती है। इस विधि के अंदर जो भारी, ये वाले बैक्टीरिया, ये डीएनए वाले और ये डीएनए वाले, इनके मिश्रण को क्या करते हैं हम, CaCl2, CaCl2, सीजियम क्लोराइड, ये Cl2 सीजियम क्लोराइड, इसकी प्रेजेंस में इसका कराते हैं अपकेंद्रण। और अपकेंद्रण का सीधा सा मतलब याद ये रखना है, जैसे मिक्सी है, छाछ वगैरह जब हम बनाते हैं तो जब हम उसको तेजी से उसके अंदर घुमाते हैं तो ऊपर वाला जो उसका भारी पार्ट होता है, तो वही से जब छाछ बनाई जा रही है तो उसके अंदर जो घी वगैरह निकल रहा है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, छाछ जो है वो पतला वाला भाग है वो कहाँ चला जाता है, नीचे। तो यहाँ पर वही मेथड काम में लिया जा रहा है, मिक्सी के अंदर जो काम में लेते हैं हम छाछ वगैरह बनाने में, भारी पार्टिकल ऊपर की तरफ, सॉरी भारी पार्टिकल नीचे की तरफ और हल्का पार्टिकल कहाँ चला जाता है, ऊपर। जब इसका सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे अपन या अपकेंद्रण कराएंगे तो किस माध्यम के अंदर करा रहे हैं, सीजियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। जब हमने सेंट्रीफ्यूगेशन कराया, टेस्ट ट्यूब के अंदर इस सेंट्रीफ्यूगेशन को कराया जाता है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन कराने के बाद हमें क्या दिखेगा, जैसे टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में जो भारी डीएनए मॉलिक्यूल होगा, यानी N15 वाला जो मॉलिक्यूल है, N15 वाला जो डीएनए है वो हमें मिलेगा नीचे, भारी है ना ये, तो N15 वाले डीएनए हमें यहाँ पर मिलेंगे इस तरह से। जबकि N14 वाले जो डीएनए है, N14 वाले डीएनए हमको ऊपर की साइड मिलेंगे, क्योंकि ये कैसे हल्के डीएनए, या इस वाले बैक्टीरिया ये हमको कहाँ मिलेंगे, ऊपर की। तो ये जो मेथड है इसे बोलेंगे हम सेंट्रीफ्यूगेशन। ये जो ब्लैक कलर वाले हैं ये हैं हल्के डीएनए या N14 वाले डीएनए, और ये जो डीएनए है ये कौन से, भारी डीएनए या N15 वाले डीएनए। भारी डीएनए अणु वाले बैक्टीरिया और हल्के डीएनए अणु वाले बैक्टीरिया इन डीएनए अणुओं को अलग करने के लिए अपकेंद्रण या सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज करेंगे। जो माध्यम काम में लेते हैं सीजियम क्लोराइड, एक मशीन आती है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, उसके अंदर इन टेस्ट ट्यूब को रखकर, इनके मिक्सचर को रखकर तेजी से घुमाते हैं। भारी जो है वो नीचे की तरफ बैठ जाता है और हल्का वाला जो है वो कहाँ आ जाता है, ऊपर। हल्के डीएनए के बैंड हमें ऊपर दिखाई देंगे, हल्के N14 वाले, और भारी डीएनए के बैंड हमें कहाँ दिखाई देते हैं, नीचे की तरफ दिखाई देते हैं। तो इस मेथड से इनको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या किया गया, ऐसे बैक्टीरिया जिनमें N15 प्रेजेंट थी, जिनके डीएनए में N15 प्रेजेंट थी, यानी ये वाले जो बैक्टीरिया, तो ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर भारी डीएनए प्रेजेंट था, इन्हें नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर क्या किया, ऐसे इकोलाई बैक्टीरिया, इकोलाई बैक्टीरिया जिनमें
N15 प्रेजेंट थी या जिनमें भारी डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट था, इनकी ग्रोथ संवर्धन माध्यम या कल्चर मीडियम में कराई गई। अब ये जो संवर्धन माध्यम लिया है, ये इस तरह का लिया है, NH4Cl होता है इसमें संवर्धन माध्यम में, और यहाँ जो नाइट्रोजन है वो कौन सी नाइट्रोजन है, नॉर्मल नाइट्रोजन N4। यानी ऐसे इकोलाई बैक्टीरिया जिनमें N15 प्रेजेंट थी या जिनका डीएनए भारी था, उसको नॉर्मल नाइट्रोजन युक्त संवर्धन माध्यम के अंदर या कल्चर मीडियम के अंदर ग्रो कराया गया। यानी इन बैक्टीरिया को ऐसे संवर्धन माध्यम में डाल दिया जिसमें जो NH4Cl में एन है वो कौन सी है, सामान्य नाइट्रोजन है या फिर हल्की नाइट्रोजन है। उसके अंदर इनको क्या कराया गया, ग्रोथ कराया गया। अब इसमें क्या होगा, जो इकोलाई बैक्टीरिया है उसको हम ग्रो करा रहे हैं, तो N15 वाला हमारे पास डीएनए है। यानी जैसे इस इकोलाई बैक्टीरिया के डीएनए को हम देखें, ये इसका डीएनए है। N15 को हम है ना ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ये N15 वाला है। इसको हमने किसके अंदर डाला, कल्चर मीडियम के अंदर या संवर्धन माध्यम के अंदर इसको हमने डाला। इस डीएनए को हमने डाल दिया कल्चर मीडियम में या संवर्धन माध्यम में। लैब के अंदर संवर्धन माध्यम या कल्चर मीडियम के अंदर इसको डाल दिया। तो जब जिस डीएनए को इस कल्चर मीडियम के अंदर डाला गया तो रेप्लिकेशन करेगा। रेप्लिकेशन करने की प्रोसेस में सबसे पहले क्या होगा, इस डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग अलग होंगे। ये जो दोनों स्ट्रैंड हमको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से क्या होंगे, सेपरेट। जैसे एक ये स्ट्रैंड अलग हुआ, इनको हम नाम देंगे, जैसे मान लो 3 डैश से 5 डैश है, तो ये कौन सा होगा, 3 डैश से 5 डैश। पहला जो ऊपर वाला स्टैंड है ये वाला अलग हुआ, 3 डैश से 5 डैश, ये स्टैंड अलग हुआ। दूसरा जो स्टैंड है 5 डैश से 3 डैश, ये भी सेपरेट होगा। ये वाला स्टैंड है 5 डैश से 3 डैश। ठीक है, रेप्लिकेशन हमने पढ़ाया है, जब डीएनए से नया डीएनए बनेगा तो पहले दोनों स्ट्रैंड या रज्जु एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गए, ऐसे कल्चर मीडियम में, ऐसे संवर्धन माध्यम में हमने इनको ग्रो करा रहे हैं जिसके अंदर कौन सी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, N14। यहाँ पर नाइट्रोजन जो जिस कल्चर मीडियम में करा रहे हैं ना, इसके अंदर कौन सी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नॉर्मल या हल्की वाली नाइट्रोजन है। तो जब ये दोनों रज्जु या दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो गए, इनसे टेम्पलेट का निर्माण हुआ। अब इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, N15। ये वाले जो स्टैंड हमको दिख रहे हैं, इन स्टैंड में क्या प्रेजेंट है, N15। दोनों स्टैंड के अंदर N15 प्रेजेंट है। अब यहाँ पर एक नया डीएनए बनेगा, इस 3 डैश से 5 डैश वाले स्टैंड के साथ एक नया डीएनए स्टैंड आकर जुड़ेगा, दूसरा नीचे वाले के साथ भी एक नए स्टैंड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर जो बनेगा, इस तरह से एक नए स्टैंड का फॉर्मेशन होगा। ये एक नया इसके साथ बन गया, इस वाले के साथ भी नया क्या बनेगा, डीएनए का एक स्ट्रैंड बनेगा। ये स्टैंड बन गया, इसकी डायरेक्शन होगी हमारी 5 डैश टू 3 डैश। एंटी पैरेलल होती है डायरेक्शन, इस वाले की डायरेक्शन हो जाएगी 3 डैश टू 5 डैश। तो यहाँ पर जब हमने N15 वाले डीएनए को लिया, भारी डीएनए को लिया, उसको कल्चर मीडियम के अंदर डाला जिसमें N14 प्रेजेंट थी, तो 2 डीएनए का फॉर्मेशन हुआ। इन 2 डीएनए के अंदर जब हमने देखा, इन 2 डीएनए में एक स्ट्रैंड तो N15 वाला था, एक स्ट्रैंड कौन सा था, N14 वाला। ये नया बना है ना, ब्लैक कलर से जो दिखाया है वो N14 वाला है। ऐसे ही नीचे ये ग्रीन कलर N15 और ब्लैक कलर वाला कौन सा है, N14। जब इस संवर्धन माध्यम के अंदर उगाया गया, इसको ग्रो किया गया, तो देखा गया जो नए डीएनए जो बने,
उनमें एक स्ट्रैंड पैतृक डीएनए से आया है। ये डीएनए है पैतृक डीएनए, पैटर्नल डीएनए। इसका एक स्ट्रैंड थर्ड डैश से फाइव डैश भी आया। इस वाले के अंदर नीचे वाले में भी क्या आया, फाइव डैश से थर्ड डैश। नए बनने वाले डीएनए में एक स्ट्रैंड या रज्जू पुराने डीएनए या पैतृक डीएनए से आता है, जबकि एक स्ट्रैंड या रज्जु नया बनता है। इसे ही हमने बोला था अर्ध संरक्षी प्रकृति या सेमी कंजर्वेटिव नेचर। इसी विधि को हमने क्या बोला था, अर्ध संरक्षी प्रकृति या सेमी कंजर्वेटिव नेचर। इस एक्सपेरिमेंट से इन साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो किस तरह का होता है, सेमी कंजर्वेटिव टाइप का होगा या अर्ध संरक्षी प्रकार का होता है। अब ये वाले जो डीएनए बने हैं, पुत्री डीएनए जिनको हम बोलते हैं, डॉटर डीएनए, नए डीएनए जिनको हम बोलते हैं, ये होते हैं हाइब्रिड डीएनए या संकर डीएनए। इस प्रकार के जो डीएनए बन रहे हैं इन्हें हम बोलेंगे संकर डीएनए या हाइब्रिड डीएनए। हाइब्रिड क्यों बोला है, क्योंकि इन डीएनए में एक स्ट्रैंड में N15 है और एक स्ट्रैंड कौन सा पाया जा रहा है, N14, दोनों प्रेजेंट है। ऊपर वाले में देखो यहाँ N15 N14 N15 N14, इसलिए इन डीएनए को बोला जाता है संकर डीएनए या हाइब्रिड डीएनए। इकोलाई सेल 20 मिनट में विभाजित हो जाती है। इकोलाई को जब अपन कल्चर मीडियम के अंदर ग्रो करेंगे तो एक डीएनए से दूसरा डीएनए कितने मिनट के अंदर बन जाता है, 20 मिनट के अंदर। यानी ये जो डीएनए है इससे दो नए डीएनए हमें 20 मिनट में ज्वाइन हो जाते हैं। अगले 20 मिनट के अंदर क्या होगा, अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है, जो फर्स्ट 20 मिनट है इसके अंदर 100% हाइब्रिड डीएनए या संकर डीएनए बने हैं। यहाँ दो डीएनए बने थे, ये दोनों डीएनए कौन से, हाइब्रिड डीएनए या संकर डीएनए। अब इसी प्रोसेस को हम आगे कैरी करें कि अगले 20 मिनट के अंदर क्या होगा। तो ये जो डीएनए बने हैं आगे फिर ये विभाजित होंगे, फिर अपने जैसे नए डीएनए बनाएंगे। नेक्स्ट 20 मिनट के अंदर देखो क्या होगा। अब देखो फर्स्ट 20 मिनट के अंदर ये प्रोसेस हुई, इसके बाद नेक्स्ट 20 मिनट के अंदर क्या होगा, ये दोनों जो डीएनए हैं ये भी आगे डिवाइड होंगे, ये डीएनए भी एक दूसरे से क्या होंगे, सेपरेट होंगे। अब नेक्स्ट कंडीशन देखें हम, अगले 20 मिनट में, यानी पहले 20 मिनट में तो दो डीएनए बन गए, अगले 20 मिनट के अंदर क्या होगा, इनके दोनों स्ट्रैंड अलग होंगे। ये वाले जो स्ट्रैंड दिख रहे हैं ना ये अलग अलग होंगे। पहले हमने अलग कर दिया फर्स्ट इस वाले डीएनए के लिए, एक हमने अलग किया पहले ग्रीन वाला 5' to 5'। सबसे पहले होगा यहाँ जो अगले 20 मिनट के अंदर, एक ये स्टैंड अलग हुआ, ये वाला अलग किया मैंने ना, ये बन रहा है ना ये वाला, ये स्टैंड अलग हुआ। इसकी डायरेक्शन क्या है, थर्ड डैश टू फाइव डैश। ठीक है। दूसरा इसके अंदर स्टैंड है ब्लैक कलर वाला, N14 वाला, दूसरा ये स्टैंड इसका अलग हुआ। ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या है, फाइव डैश टू थर्ड डैश। पहला तो ये डीएनए वाले अलग हो गए, दूसरा वही नीचे सेम सेम यही वही सेपरेट होंगे, एक ग्रीन कलर वाला और एक ब्लैक कलर वाला। एक हो गया हमारा ये, एक ये ग्रीन कलर वाला हो गया, और दूसरा कौन सा होगा, ब्लैक कलर वाला। तो ऊपर जो दिख रहा है ना ये ब्लैक कलर वाला सेपरेट होगा। ये हमारा ऊपर दिख रहा है।
इस वाले ग्रीन कलर वाले की डायरेक्शन है 5' टू 3rd'। ब्लैक कलर वाला N14 वाला उसकी डायरेक्शन है 3rd' टू 5'। इसके अंदर क्या हुआ है? हाँ, क्या दिक्कत है बोलो। अंकुश मीना, स्क्रीन नहीं आ रही सर। स्क्रीन नहीं दिख रही है? ना। और लोगों को दिख रही है क्या? अंजलि स्क्रीन दिख रही है? दिशांत, औरों को तो दिख रही है, ऐसा बोलो मुझे। और लोगों को दिख रही है, तो तुमको ही नहीं दिख रही है। दोबारा ज्वाइन कर लो। वैसे अब 2 4 5 6 मिनट बची है। अब देखो इसके अंदर क्या है, यहाँ जो जो डीएनए हमको दिखाई दे रहे हैं, ये वाले जो डीएनए है, फर्स्ट पहले वाले में तो क्या हुआ, 20 मिनट में N15 वाला डीएनए था, इसके दोनों स्ट्रैंड अलग हुए, दोनों अलग हुए, नए डीएनए स्ट्रैंड बने। जो पुत्री डीएनए संकर डीएनए बने, इनमें एक स्ट्रैंड N15 वाला है, एक स्ट्रैंड N14 वाला है। हाइब्रिड डीएनए बोला इनको, या फिर इनको कौन सा डीएनए बोला हमने, संकर डीएनए इनको बोला। संकर या हाइब्रिड का मतलब है जिसके एक स्ट्रैंड में N15 हो, एक स्ट्रैंड में N14 हो। अब नेक्स्ट 20 मिनट के अंदर क्या होगा, ये जो डीएनए बने हैं, ये डीएनए भी डिवाइड होंगे, ये डीएनए भी विभाजित होते हैं। अब इसमें क्या होगा, नेक्स्ट 20 मिनट में ये वाला स्ट्रैंड, ये दोनों स्ट्रैंड अलग होंगे, ये दोनों अलग होंगे, इन दोनों को हमने सेपरेट कर दिया। फिर नीचे वाला जो डीएनए, इसके दोनों स्ट्रैंड को हमने सेपरेट किया। फिर इन पर नए डीएनए बनेंगे, यानी दूसरा स्ट्रैंड बनेगा। अब यहाँ जो दूसरा स्ट्रैंड बनेगा कौन से मीडियम के अंदर है, ये N14 मीडियम में। तो यहाँ पर जो दूसरा स्ट्रैंड बनेगा वो कौन सा वाला होगा, N14 वाला होगा, नॉर्मल नाइट्रोजन वाला होगा। तो यहाँ जो दूसरा डीएनए बनता है सब स्ट्रैंड के अंदर, इस तरह से एक ये स्ट्रैंड बना। तो नॉर्मल नाइट्रोजन है ना, तो यहाँ पर जो बनेंगे वो सारे जो स्ट्रैंड नए, वो नॉर्मल नाइट्रोजन वाले बने। एक ये बना, ठीक है। यानी सारे जो नए स्ट्रैंड बन रहे हैं वो N14 वाले क्यों है, क्योंकि कल्चर मीडियम कौन सा लिया हमने, N14। अब यहाँ पर हम जब देखेंगे तो ये वाला जो है ब्लैक कलर वाले जो दो दिखाई दे रहे हैं, मैं मार्क करूँ, एक तो ये फर्स्ट और ये वाला है सेकंड। तो दो डीएनए तो यहाँ पर कौन से नाइट्रोजन वाले हैं, N14 वाले। फिर थर्ड नंबर और एक फोर्थ नंबर, ये जो डीएनए है, ये कौन से डीएनए है, हाइब्रिड डीएनए, या फिर कौन से डीएनए है, संकर डीएनए। यानी इन दो डीएनए से जो नए डीएनए बन रहे हैं उनमें 50%, यानी N14 वाले तो कौन से डीएनए हो गए, सामान्य डीएनए। N14 वाले हैं सामान्य डीएनए। तो जो नए डीएनए बनते हैं अगले 20 मिनट में, जो नए डीएनए बनेंगे, दो डीएनए से जो नए 4 डीएनए बनेंगे, उनमें 50% सामान्य डीएनए होते हैं और 50% हाइब्रिड डीएनए होते हैं। नए बनने वाले डीएनए में 50% नॉर्मल डीएनए होते हैं, 50% का मतलब है फर्स्ट नंबर वाला, और दूसरा कौन सा है, सेकंड नंबर वाला है, ब्लैक कलर वाला है, N14 है। और 50% हाइब्रिड डीएनए होते हैं। यहाँ देखो ऊपर वाले स्टैंड में है N15, और ब्लैक वाला जो है वो कौन सा है, N14 हाइब्रिड डीएनए। ये है N14, ग्रीन कलर वाला है N15, तो ये हाइब्रिड डीएनए। अगले 20 मिनट में 50% डीएनए नॉर्मल डीएनए और 50% डीएनए कौन से होते हैं, हाइब्रिड डीएनए हमको यहाँ पर गैन। इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने प्रूव किया
कि डीएनए की जो मेथड है, डीएनए का जो रेप्लिकेशन का मेथड है, वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है या अर्ध संरक्षी प्रकृति का पाया जाता है। अब एक बार मैं इसको ब्रीफ में रिवाइज कर देता हूँ। इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, सबको ध्यान रखना है। इसके अंदर पहले रेप्लिकेशन पढ़ा था हमने, डीएनए से डीएनए का बनना, उसे बोलते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए का जो रेप्लिकेशन है सेमी कंजर्वेटिव नेचर का है, यानी पैतृक डीएनए, पुराने डीएनए से जो नया डीएनए बनेगा, तो नए डीएनए में आधा भाग या एक स्ट्रैंड पुराना होता है और दूसरा भाग नया बनता है। जैसे डायग्राम में हमने दिखाया है कि पैतृक डीएनए, पैटर्नल डीएनए, नए डीएनए में एक पैतृक डीएनए ये वाला हिस्सा मिल रहा है, ये दूसरे में मिल रहा है, और ये रेड कलर ब्राउन कलर से जो दिखाया है, ये नए बनते हैं। तो डीएनए के रेप्लिकेशन में अर्धसंरक्षी प्रकृति होती है, आधा भाग पुराने डीएनए का होता है और आधा नया बनता है। रेप्लिकेशन जो होता है मेनली वो इंटरफेज में, एस फेज में होता है। डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस इस फेज के अंदर पाई जाती है। अब डीएनए का जो रेप्लिकेशन है, इसमें सेमी कंजर्वेटिव नेचर से ये होती है। इसको प्रयोग द्वारा सिद्ध किया था, एक्सपेरिमेंट से सिद्ध किया था मैथ्यू मेसलसन और फ्रैंकलिन स्टॉल ने 1958 के अंदर। इन्होंने क्या किया, पहले एक्सपेरिमेंट में तो क्या किया, इकोलाई को ऐसे कल्चर मीडियम के अंदर ग्रो किया जिसके अंदर नॉर्मल नाइट्रोजन थी। अब इसका मतलब ये है, जैसे ये कल्चर मीडियम है, तो इस कल्चर मीडियम में नॉर्मल नाइट्रोजन है, तो इसमें डाल दिया इसने इकोलाई बैक्टीरिया को। इसमें जो इकोलाई बैक्टीरिया नए बनेंगे, अब ये देखो ये नए इकोलाई बैक्टीरिया बने, तो इन सब के अंदर कौन सी नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी, N14। दूसरा जो इकोलाई, इसको किसके अंदर उसने ग्रो किया, भारी नाइट्रोजन में। दूसरे वाले में क्या किया, जो कल्चर मीडियम है उसके अंदर कौन सी ली, N15 भारी नाइट्रोजन ली। तो नए जो इकोलाई बनेंगे उनके डीएनए के अंदर भी क्या प्रेजेंट होगी, N15 प्रेजेंट होगी। दोनों को अलग अलग करने का काम हम एक मेथड से करते हैं जिसे हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड या अपकेंद्रण विधि कहते हैं। भारी डीएनए और हल्के डीएनए को अलग करने के लिए इसका यूज करेंगे। अपकेंद्रण मेथड के अंदर सीजियम क्लोराइड का यूज करते हैं। सीजियम क्लोराइड एक मीडियम के रूप में काम करेगा। हल्का डीएनए जो है वो ऊपर की तरफ रहता है, N14, और भारी डीएनए जो है वो कहाँ रहता है, नीचे की तरफ रहता है। जैसे मिक्सी के अंदर छाछ वगैरह बनाते हैं, छाछ वाला हिस्सा नीचे, मक्खन वाला ऊपर, तो वैसे यहाँ पर ये प्रोसेस काम में आएगी। फिर संवर्धन माध्यम के अंदर